मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा देश और हम सब एक धर्मनिष्ठ हैं और हमें अपने तीज त्यौहार आदि के जो कार्यक्रम करने होते हैं उसमें तिथि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बगैर तिथि के हम आगे नहीं बढ़ते और ये एक लोक व्याप्त है। सभी लोग जानते हैं कि आज कौन सी तिथि है, कौन सी तिथि आने वाली है, कब कौन सा त्यौहार होगा। पिछले एपिसोड में आपने तिथियों के बारे में जो गुरुजी से सुना वो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी और ज्योतिष शास्त्र के मर्म को स्पर्श करने वाला है। पर आज मैं गुरुदेव से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब तिथि को लेकर के बहुत तरह की विसंगतियाँ या यूँ कह लें कि आपस में जो विभिन्नताएं होती हैं उसके कारण हमें त्यौहार मनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरा प्रश्न ये आज रहेगा और उसको लेकर मैं गुरुजी से को निमंत्रित करूँगा कि आखिर में इस तरह की विसंगतियाँ क्यों हैं, क्या गणितीय पक्ष है, कब तक चलेगा, इसका कोई समाधान भी है अथवा नहीं। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूँगा कि कृपया आप बता रहे और इस विषय पर प्रकाश डालें। नमस्कार। पिछली बार बताया गया था उसके बारे में जो विशेष प्रश्न हैं जिनकी भूमिका अभी अखिलेश जी ने आपके सामने प्रस्तुत की थी कि आखिर ये विसंगति वाली चीज़ें हमने अपनाई क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमने ऐसी व्यवस्था खड़ी की जो विसंगतियों से परिपूर्ण है। तो इसको बहुत आसानी से समझना पड़ेगा। भारत प्रकृति से जुड़ा हुआ धार्मिक प्रदेश है। यहाँ का जनजीवन प्रकृति की पूजा करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ बहुत प्राचीन काल से आकाश के दर्शन मात्र इसलिए नहीं किए जाते थे कि आकाश में तारे चमक रहे हैं या सूर्य चमक रहा है, चाँद चमक रहा है, वरन उसका अध्ययन भी प्रारंभ था। दिन प्रतिदिन चंद्रमा की स्थितियों का जितना अध्ययन भारत ने किया है संसार के किसी देश ने नहीं किया है। इसी कारण से ये नक्षत्रों की उत्पत्ति और चंद्रमा के मार्ग का अवलोकन संसार को यदि किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। और यही मूल कारण है हमारे यहाँ दैनंदिन गतिविधि चंद्रमा के आधार पर चलती थी। शुक्ल पक्ष होता था, कृष्ण पक्ष होता था, पूर्णिमा होती थी, अमावस्या होती थी, एकम, दूज, तीज रोज़ चांद देखा जाता था। और आपको मैं आश्चर्य बताऊं कि मारवाड़ में जाएंगे तो दूज की चांद की बहुत बड़ी महत्ता होती है। जिसने दूज का चांद देख लिया उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, उसके काम सिद्ध हो जाते हैं। मैं गया था पिछली बार मारवाड़, तो लोगों ने कहा साहब दूज का चांद जरूर देखिएगा। मैंने काम किया, मेरा ये काम सफल हो गया, मेरा ये काम सफल हो गया। तो दूज का चांद बड़े ध्यान से देखते हैं और उसकी बड़ी बड़ी महत्ता बताई गई। ये महत्ताएँ बताई इसलिए गई थी हम आकाश की तरफ आकर्षित हों और आकाश की गतिविधियों को हमारे जीवन के साथ जोड़ें। ये मूल अवधारणा रही है हमारे पंचांग की और तभी से हमारा पंचांग प्रारंभ हो गया। बिना गणित के, बिना व्यवस्था के, नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, इसलिए ये चल पड़ी, ये परंपरा बन गई। अब परंपरा जो बनती है उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और फिर धीरे धीरे ये आवश्यकता पड़ने लगी कि ये जो गणना हम कर रहे हैं बहुत स्थूल है। आज की गणना, हाँ, तिथि क्या है, तिथि की गणना, तिथि की कोई परिभाषा नहीं थी। चंद्रमा का देखा, आज एकम है, दूज है, चंद्रमा की आकृति को आंकलन करते हुए तिथि का आंकलन होता था। पूनम है या आज चौदस है या एकम है, इसका अंतर बहुत आसानी से प्रकट नहीं हो पाता था। तो धीरे धीरे इस समस्या जो बनी तो सिद्धांत करने ज्योतिष के जो हमारे विद्वान थे उन्होंने इसकी परिभाषाएं देना शुरू किया। इसका आकाशीय गणित बनाया। पहले नक्षत्रों के आधार पर चलता था, फिर नक्षत्रों के आधार पर नहीं चलते हुए नक्षत्रों की पैमाने को बनाया गया और उस पैमाने के आधार पर सारी गणनाएं होने लगी। और उन गणनाओं के आधार पर तिथि का जो प्रारंभ है वो अमावस्या से प्रारंभ किया। उसके पहले पूनम से पूनम चलता था और अमावस्या से उमावस्या चलने लग गया। और फिर गणित का विकास धीरे धीरे जैसे जैसे हो गया, काम में सूक्ष्मता आती गई। परंतु उसके बाद पंचांग बने। पंचांग तो बहुत बाद में बने और पंचांगों में फिर एक व्यवस्था बन गई कि सुबह सूर्योदय के समय तिथि स्पष्ट करते थे, तो सूर्योदय समय जो तिथि होती थी वो लिख देते थे।
पंचांग बनाने की व्यवस्था ऐसी थी, दिन भर का सारे दिन का गणित नहीं किया जाता था, सूर्योदय के समय का गणित करके उसमें लिख दिया जाता। आज भी यही प्रचलन है। ये प्रचलन बाद में चल पड़ा और चल रहा है, और लोग पंचांग टिप्पणा देख के पंडित जी बता देते हैं आज ये तिथि है, आज वो तिथि है। इस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ। जी। तो आगे तो ये इसमें और प्रश्न पूछना है आगे का, या इसी प्रश्न पर यहाँ अपन को रोक करके आगे फिर दूसरा बनाना है? हाँ, इस प्रश्न को यहीं पर एक बार समाप्त करते हैं, क्योंकि तिथियों की आपने जो पहले एपिसोड में इसके पहले में आपने जो जानकारी दी वो वास्तव में बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो विसंगतियां हैं और ये दूर कैसे होंगी, क्या हम किसी एक निश्चय स्थिति पर पहुंच पाएंगे, इस पर अपन अलग कर इस लें, विषय पर एक अलग से चर्चा रखेंगे। धीरे धीरे एक एक कदम से एक एक कदम समझना सरल रहेगा। हाँ, सरल रहेगा, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें समझा दी जाएगी। जी जी। इसमें ही समझने में कोई बात का अंतर हो तो आप पूछिएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, स्पष्ट है ये। तो ये हमने आज इस विषय को लिया कि हमारे ये तिथियां हमने ऐसी व्यवस्था को क्यों लागू किया जिसमें विसंगतियां हैं। जी। तो इसको आपको समझ में आना चाहिए कि भारत की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इसे प्रकृति से इसका उद्भव हुआ है, गणित से उद्भव नहीं हुआ है इसका उद्भव प्रकृति से हुआ है। और प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो तिथियाँ हमारे यहाँ आई है उसका हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, परंतु इस व्यवस्था में जो विसंगतियाँ हैं इसके बारे में हम जान गए हैं कि चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। बाकी जो विषय हैं वो अब इस विषय में आगे तिथियों को लेकर आगे क्या कुछ और कर सकते हैं, आपके सुझाव आएंगे उसके हिसाब से। जी। आपके सुझावों को हम बहुत स्वागत करेंगे, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी। आप लोगों से बहुत निवेदन है कि आप इस ज्योतिष के इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्योतिष के उद्धार के लिए इसको एक अपनी आहुति समझिएगा। आप सबसे निवेदन, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि जब तिथियों पर आधारित हमारे त्यौहार होते हैं तो कभी त्यौहार आगे पढ़ना पीछे पढ़ना, अलग अलग प्रांतों में कभी आगे कभी पीछे, तो इन सब विषयों को भी चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अरे इतना ही नहीं, और सूर्योदय बदल जाए तो तिथि बदल जाती है। जी जी, क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि का अपने आप प्रावधान है। तो इन विषयों को लेकर और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष की जो बातें आज कही गई हैं वो साधारण तरीके से आप लोगों को समझने के हिसाब से, और इसके अलावा आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, जानकारी हो, तो आप ज्योतिष हरीश चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में उसके कमेंट में लिख सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः प्रणाम। पुनश्च मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें सुझाव दीजिएगा ताकि हम हमारी गति को उस तरीके से बदल सकें। आज अखिलेश जी का धन्यवाद, इन्होंने आकर के इस प्रकार से प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न पूछने का कारण इनके अंदर व्याख्या करने की एक अच्छी ताकत है और प्रश्न पूछने की भी अच्छी ताकत है, जिसके कारण ये प्रश्न पूछने का उनका जो तरीका होता है वो इस प्रकार होता है कि वो हम आपको आधा स्पष्ट वो वैसे ही कर देते हैं। सर मैं तो विद्यार्थी हूँ, अभी भी ज्योतिष सीख रहा हूँ आपसे। आधार पे आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। अखिलेश जी को भी नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।